ओके। हम लोग पिछले क्लास में एवरेज वेलोसिटी क्या है, नहीं एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज इसके बाद स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है और स्पीड क्या है, जिसको आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहा था, ये डिस्कस किया था। उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स का है, 11th का ही है। ओके, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे वहां पर आपने कहा था कि जो टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम का जो रेशियो है वो आपने एवरेज स्पीड कहा था। यहां पर क्या है एक्चुअली कि अगर हम चेंज इन पोजीशन निकाल लें, जो कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जितने समय में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो ये एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर डायरेक्शन कंफर्म कर दें, जैसे अगर मैंने आपसे ग्राफ में जैसे कहा कि ये एक्स है, कंफर्म हो गया एक्स एक्सिस, और इस साइड में टी है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, और इसको मैंने कहा है, और यहाँ पर कहा है कि द रेशियो ऑफ a change in position or displacement of a particle to the given interval of time in which displacement occurs is called average speed of the particle in that given interval of time. ठीक है ना, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टोटल टाइम इंटरवल है, इन दोनों का रेशियो एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैंने कहा कि अगर x1 आप देख रहे हो कि पोजीशन है पार्टिकल के इंस्टेंट t1 पर, और x2 जो पोजीशन है पार्टिकल की वो किस इंस्टेंट पर है, t2 पर है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किस टाइम इंटरवल में, तो t2 माइनस t1 में। ओके, तो फिर एक बार कह दीजिए कि द रेशियो ऑफ a change in position or displacement of a particle to the given interval of time in which displacement occurs is called average velocity of the particle in that given interval of time. अगर x1 पोजीशन है पार्टिकल की t1 समय पर और x2 है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल t2 समय पर, तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा x2 माइनस x1 आ जाएगा। ओके, इसको मैंने हटा दिया है, अब आप समझदार हैं। ओके, इसलिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये भी एवरेज कर दिए, इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 i, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t i, जहां पर i यूनिट वेक्टर है along x एक्सिस। आप चाहें तो आप बार लगा दीजिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा बार लगाते हैं। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ये t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में ये क्या है, एवरेज स्पीड। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द
This is a slope of a line AB, line AB, connecting initial position x1 and a final position x2. Slope of line slope of line AB, slope of line AB. इस AB का क्या है? ये स्लोप है, इस AB का स्लोप है। ओके, और यहां पर कह सकते हो कि दैट इज the slope of slope of chord, ये भी chord है, slope of chord gives average speed, average velocity, एंड जो कॉर्ड का स्लोप है, ये एवरेज वेलोसिटी देगा। ये कॉर्ड का स्लोप अगर हम इसको थीटा लिख देते हैं तो ये कॉर्ड का स्लोप है, हम इसको फिर कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि v एवरेज जो वेलोसिटी है v बाहर हम लगा देते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये बराबर हो जाएगा किसके? BC, इसको मैंने C कह दिया है, BC बाई किसके? AC के, BC बाई AC ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी को आप कह रहे हो क्या? tan थीटा कह रहे हो, tan थीटा कह रहे हो। और यही आपने यहां पर कहा है कि दैट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड, और यहां पर भी आपने कहा दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, जो कि x1 और x2 को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो ये स्लोप है, द स्लोप ऑफ कॉर्ड AB gives average speed in time interval t2 minus t1, तो ये कॉर्ड का स्लोप है, ये कॉर्ड का स्लोप है। तो कभी भी आप ध्यान देंगे कि अगर बाई चांस आपको इस तरह का कोई प्लॉट दिया हुआ है और t1 पर कोई पोजीशन दी हुई है, t2 पर कोई पोजीशन दी हुई है न्यूमेरिकल, यहाँ पर नंबर्स अगर हैं तो इसमें से इसको घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो टाइम इंटरवल मिल जाएगा। क्योंकि टाइम हमेशा जो भी पोजीशन, जो भी डिस्टेंस हमेशा ऑरिजिन से मापी जाती हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x2 माइनस x1 इस टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर कोई आपको ग्राफ मिलता है तो आप कह सकते हो, कहीं कुछ रहा नहीं, आसानी से कह सकते हो। ओके, और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो अगर डिफरेंशिएशन की अगर हम डेफिनेशन याद करते हैं कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा बाई भी टेंड टू 0 होगा, लेकिन जो रेशियो है डेल्टा बाई बाई डेल्टा x, ये फाइनाइट वैल्यू है, जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहा करते हैं या डिफरेंशिएशन कहा करते हैं किसका? बाई का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है, अगर हम ये डेल्टा t को छोटा करते जाएं तो डेल्टा x भी छोटा होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कोई ना कोई पॉइंट हो जाएगा और उस पॉइंट पर वो टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी को आप वेलोसिटी कहा करते हैं, इसी को आप वेलोसिटी कहा करते हैं, है ना। ओके, तो v और हम एरो दे सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x y डेल्टा t, हम i दे सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा किसके dxy dt के i। हम नहीं भी दे सकते हैं, इसको हम एरो नहीं भी दे सकते, क्योंकि डायरेक्शन कंफर्म में एक्स एक्सिस है, इसलिए आराम से कह सकते हो। अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, ये तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कंफर्म है, एक्स एक्सिस पे लॉन्ग है। और ये रेट है, ये क्या है, रेट है, ये रेट है, ये रेट है, दैट इज द रेट ऑफ, दैट इज ये रेट है, दैट इज द रेट ऑफ a change of, that is the rate of change of a displacement, rate of change of a displacement. It's called velocity. It's called velocity. क्या कहेंगे, velocity कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हम x केवल एक टाइम है तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। केवल अगर हम आपसे कह देते हैं कि x जो वेरी कर रहा है वो x इक्वल टू 5t, ओके, और डिफ्रेंशिएट करें तो t चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी किसके, टाइम के। और ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी कहेंगे, यानी इफ डायरेक्शनल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए पार्टिकल कवर्स equal directional distances in equal interval of time, then particle is said to be in uniform motion, that is velocity remains constant. Okay, तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर इसी ग्राफ को हम लोग कह लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ओके, ये ग्राफ है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। और मुझे इस स्टैंड पर क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इस स्टैंड पर वेलोसिटी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे, यहां पर एक टेंजेंट खींच देंगे, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट खींच दिया है, ओके, एक टेंजेंट खींच दिया है इस पॉइंट पर, आपकी पॉइंट पर, और ये टेंजेंट है, आप कितना भी बड़ा अगर कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्लोप में। तो यहाँ पर अगर हम t1 लेते हैं, यहाँ पर हम अगर x1 लेते हैं, यहाँ पर हम t2 लेते हैं, यहाँ पर अगर हम x2 ले लेते हैं, इस तरह से x2 ले लेते हैं, ये x2 है, और इसको इससे मिला देते हैं। अगर इसको मैंने a कहा है, इसको मैंने b कहा है, और इसको मैंने c का, और ये थीटा कहा है, ओके, थीटा कहा है। तो यहाँ पर और v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा BC बाई AC, जो कि बराबर है dx बाई dt, जो कि बराबर है x2 माइनस x1 बाई, ये है t2 माइनस t1, और यही tan थीटा है, यही tan थीटा है।
इसका मतलब है कि दैट इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, that is the slope of tangent at point P gives instantaneous velocity of the particle at instant t, है ना? That is the slope, that is the slope of the tangent at point P gives instantaneous velocity, at a corresponding instant, at corresponding instant t। तो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप आप क्या दी जाएगा, एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा, ये वेलोसिटी दे जाएगा, और कॉर्ड का स्लोप एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देगा, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड देगा। लेकिन अगर वेलोसिटी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देगा, और टेंजेंट का स्लोप आपको वेलोसिटी दी जाएगा जो कि करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट। तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल है और इसमें इंस्टेंट है। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी है। ओके, तो कहीं कुछ है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। और जहां तक स्पीड और वेलोसिटी का सवाल है, आप जानते हैं दोनों ही डायमेंशनली सेम है, यूनिट्स भी सेम है, लेकिन फिर भी आप यहां पर कह सकते हो कि स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर। वेलोसिटी इज ए वेक्टर। Speed can never be a negative। स्पीड जीरो हो सकती है, स्पीड घट सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी अनेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का मोड ही एक्चुअली है। अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का अगर हम मोड ले लेते हैं तो ये एक स्पीड है। ओके, इसलिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं है। डायमेंशनली दोनों सेम है। जहां तक यूनिट्स का सवाल है, यूनिट्स भी दोनों की सेम है। ओके, तो यहां पर अगर मैंने आपसे कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम है। स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनली सेम है। ओके, m0 L RT इनवर्स, m0 L RT इनवर्स। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो दोनों के सेम यूनिट्स हैं इन CGS सिस्टम, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इन SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ध्यान रखेंगे, कहीं कुछ नहीं है, आराम से समझ सकते हो। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ओके, दोनों डायमेंशनली सेम है। जैसे मैं आपसे कह दूं
जैसे मैंने आपसे कहा कि हियर दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम, और अगर ये प्लॉट कर दें तो यहां से यहां तक का मोशन ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं, इसलिए इस ग्राफ को आप संभव नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर स्पीड निगेटिव, यहां तक ठीक है, यहां पर स्पीड 0 हो गई है। लेकिन अगर यही आप पोजीशन टाइम ग्राफ है, आप पोजीशन टाइम ग्राफ है, या इस वेलोसिटी है, वेलोसिटी है और इस प्रकार का प्लॉट है, तो वेलोसिटी घट रही है, यहां पर 0 हो गई और इसके बाद डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये ग्राफ असंभव हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ संभव नहीं है। इसका कारण आप जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, और ये ग्राफ संभव है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो आसानी से समझ सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। ओके, और अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए कोई और आपसे कहे कि जरा बताइए इस किस पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी है, तो अगर वो ग्राफ को कैलकुलेट कर दिया गया है, उसके एक्स की पोजीशन बता दी गई है न्यूमेरिकल, और टाइम की पोजीशन बता दी गई है, तो आसानी से कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है, जैसे ये टी और ये एक्स है, ओके, और प्लॉट इस नेचर का मैंने आपसे कहा है, तो दावे के साथ कह सकते हो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है करस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट t1, ये पॉइंट बी है करस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट t2, और ये पॉइंट सी है करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट t3 सी। तो आप देख रहे हो कि अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्लोप यहां पर है और सबसे कम स्लोप यहां पर, यानी भी ए सबसे ज्यादा है, यानी सी के करस्पॉन्डिंग जो इंस्टेंट है t3 उस पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम आप बी पर है, और सबसे कम वेलोसिटी कहां पर है, ए पर है। या कोई इस तरह का ग्राफ कर दे, जैसे सपोज कीजिए कि टाइम है और ये एक्स है, जैसे एक प्लॉट ये ले ले और 45 डिग्री कह दे, एक प्लॉट ये ले ले और इसको 60 डिग्री कह दे, कितना 60 डिग्री कह दे। ये ए पार्टिकल का प्लॉट है और ये बी पार्टिकल का प्लॉट है, और आपसे कोई कह दे कि जरा बताओ तो कि दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो क्या है। तो अभी थोड़ी देर के पहले आपने कहा था कि सिंस वेलोसिटी वी ये बराबर है टेन थीटा की, जिसको आपने dx बाई dt कहा है, तो टेन थीटा है, टेंजेंट का स्लोप है, इसलिए वेलोसिटी ए की बटी वेलोसिटी बी की टेन 5 डिग्री बाई टेन 60 डिग्री, 1045 का मान आप जानते 1 है, अब बाई 1060 का मान √3 है, दैट इज बी ए रेशियो भी बी बराबर हो जाता है 1:√3 के। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ भी वही चीज है। ओके, तो आसानी से समझ सकते हो, कहीं पर कुछ है नहीं। और अगर ये पोजीशंस मुझे मालूम है तो हम टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो वेलोसिटी दे जाएगा, और अगर कॉर्ड का स्लोप देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा। ओके, तो कुछ रहा नहीं, आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही है, जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल okay, for example the position
the position of a particle moving along x-axis, varies with time, according to the equation, x equal to 8.5 plus 2.5 into t का square, where x is in meter and t is in second, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड ए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at t equal to 0 second, b velocity of the particle at t equal to 2 second, c average velocity of the particle in time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिए, कुछ रहा नहीं है। आपने कहा कि पोजीशन इस हिसाब से वेरी करती है, ये पोजीशन है, एक्स पोजीशन है, इस हिसाब से वेरी कर रही है, जहां पर एक्स मीटर में है और टी सेकंड में है। अब आप चाह रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि टी इंस्टेंट यानी 0 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी और 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, और t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड तक में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओके। तो फिर आप आसानी से समझ सकते, इसको मैंने हटा दिया है। अगर जहां तक फार्मूला का सवाल है टी स्क्वायर है, जैसे फार्मूला का अगर सवाल है तो ध्यान दीजिएगा कि dy by dx x टू दी पावर n, ये बराबर हुआ करता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, एक घटता है पावर, और dy by dx प्लस माइनस u प्लस माइनस v, ये बराबर हो जाएगा du by dx, जो कि प्लस माइनस है, जो साइन है वही छोड़ दोगे, और प्लस माइनस dv by dx। इसी तरह से कर सकते हो कि dy by dx cu, जहां c कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लोगे तो c इंटू dy by dx। और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और u प्लस माइनस v, जहां पर u और v x के फंक्शंस हैं, dy by dx प्लस माइनस dv by dx, और c कांस्टेंट जिसको बाहर निकालिए, x ये u x का फंक्शन, तो dy by dx, और c कांस्टेंट है तो dy by dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि x आपको दिया गया है 8.5 प्लस 2.5 t का स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ओके। हम डिफरेंशिएट करते हैं t के साथ, बाय डिफरेंशिएटिंग
differentiate with respect to t, with respect to t, WRT का मतलब है with respect to t। ये हो जाएगा dx by dt इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो आप कह रहे हो, और प्लस ये 2.5 और टी स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर n, तो यहाँ पर t की पावर 2, तो 2 इंटू t टू दी पावर 2 माइनस 1। ओके, इसको मैंने हटा दिया है, जो कि बराबर हो जाएगा 5.0 t हो जाएगा। ओके, सिंस रेट ऑफ change of position gives velocity, position gives velocity, gives velocity। इसलिए वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी ये बराबर हो जाएगी v इक्वल टू हो जाएगा 5t, और यूनिट चाहेंगे तो मीटर पर सेकेंड है। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस है, अलोंग x एक्सिस। आप चाहें तो आप टी लगा सकते हो, इसमें देख रहे हो कि कुछ रहा नहीं। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ करता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और इसी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर एक बार देख लीजिए। 8.5 का डिफरेंशियल 0 है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0 होता है, और टी स्क्वायर का इस फॉर्मूला के आधार पर 2 टी हो जाए, चूंकि n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 तो 1 पावर रह जाएगी, और इसको बाहर निकाल कर 5 में गुणा कर देंगे और 5t। और चूंकि आप जान रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो t स्टैंड पर वेलोसिटी हो गई 5 और t हो गई मीटर पर सेकंड। ओके, अब आपने जो क्वेश्चन किए उनको देखा जाए, आपने जो क्वेश्चन किया उसको देखा जाए। आपने कहा कि वेलोसिटी, इसलिए जिसको आपने ए कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो v इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी 0 हो गई है। आपने बी में कहा है, अभी भी देखिए लिखा हुआ है t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at t equal to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2, क्योंकि t का मान 2 है, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों काम आपके हो गए, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर भी निकल आई, और वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी निकाल, क्योंकि यहाँ पर t का मान आपको 2 सेकेंड रख देना है। तो किसी इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी देख सकते हो, अगर t का मान 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसमें एक्सेलरेशन भी जो देखेंगे तो कांस्टेंट है, अगर उसको पूरे डिफरेंशिएट कर दें तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसको हटा देते हैं। तो कुछ नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाएगी।
ओके, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो पोजीशन का है वो वेलोसिटी है। और चूंकि x कंफर्म कर दिया गया है कि डायरेक्शन x एक्सिस है, यानी पार्टिकल x एक्सिस क्रॉस जा रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर आप जो लिखा है 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, आप चाहें तो ऐसे कह सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और 10 I मीटर पर सेकेंड, चूंकि I यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, I यूनिट वेक्टर अलोंग x, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन कह दिया जाए या x एक्सिस कहा जाए, y एक्सिस कहा जाए, तो इसमें एरो देने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो c, ठीक है ना, इसको हम हटाते हैं तो उससे आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो c एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए c। और आप x बराबर जानते हैं 8.5 प्लस 2.5 t का स्क्वायर। ओके, अब यहां पर कह सकते हो कि इसलिए अब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो x1 बराबर हो जाएगा, x1 यहां पर 2 भी चाहे तो लिख सकते हो, इक्वल टू 8.5 और प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, ये बराबर हो जाएगा 8.5 प्लस 4 हो जाएगा 0, 4 पंच 20, ओके, 4 दूनी 8, कितना 10 हो जाएगा। ओके, इसको चाहे तो हम फिर बराबर लिख सकते हैं ऐसे 8.5 इन प्लस 2.5 इंटू 4। आप जानते वैसे ही 2500 100 होता है, 8.5 प्लस 10 ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18.5 मीटर हो जाएगा। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट 2 सेकेंड। ओके, अब मुझे चाहिए 4 सेकेंड पर, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t इक्वल टू 4 सेकेंड। बड़ी अच्छी बात हो गई, हम x2 कह सकते हैं, इक्वल टू x2 कह सकते हैं, 4 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। इसको हम फिर बराबर लिख सकते हैं 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, जो कि बराबर हो जाएगा 8.5 प्लस 40 हो जाएगा, 16 पंचासी 0, 8 16 दिन 32 40 हो जाएगी 40.0 इक्वल टू हो जाएगा 48.5 मीटर। This is the position of the particle at t equal to 4 सेकेंड। देख लीजिए, this is the position of the particle at t equal to 2 सेकेंड, this is the position of the particle at t equal to 4 सेकेंड। देख लीजिए, अब तो कुछ है नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 सेकेंड ये है माइनस 2 सेकेंड ये है, इक्वल टू हो जाएगा किसके 2 सेकेंड।
डेल्टा एक्स ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1. x2 इज 48.5 minus x1 is यहां पर आपने लिखा था 2 यानी 18.5. ओके, अगर इसको घटाते हैं तो 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा मीटर. ओके, इसलिए एवरेज वेलोसिटी of the particle in time interval डेल्टा टी जो कि 2 सेकंड है, ये हो जाएगी v इक्वल टू, आप बार लगा सकते हैं, डायरेक्शन कंफर्म है, और v इक्वल टू हो जाएगा x2 minus x1 by t2 minus t1. x2 minus x1 is 30 और 2 इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो यहां भी कहीं पर भी कुछ नहीं, ध्यान यही रखना है. हाँ, अगर ये इस तरह की बात हो जाए, जैसे सपोज कीजिए कि इसको मैंने हटा दिया, तो आप होशियार हैं, जैसे x केवल आ जाए, जैसे x इक्वल टू आ जाए अब 40. ओके, अब इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dx बाई dt जो कि v है, जो कि बराबर हो जाए किसके, 4 मीटर पर सेकेंड. ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. इसमें वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट यानी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. If particle covers equal direction distances in equal interval of time, then particle is said to be in uniform motion. That is, velocity of the particle remains constant. हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है ना. तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. ठीक है ना. तो अगर इसी प्लॉट को y इक्वल टू mx की तरह है, अगर इसको प्लॉट किया जाए इस तरह से, ये अगर t है और ये x है, ओके, x मीटर में है और t सेकंड में है. अगर t का मान 1 है और t का मान 1 है तो ये 4 मीटर आ जाएगा. और t का मान अगर 2 है तो ये 8 हो जाएगा. और t का मान 3 है तो ये 12 हो जाएगा. ये 12 हो जाएगा. तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट सेकंड में भी 4 मीटर चला है, सेकंड में भी 4 मीटर चला है, और थर्ड सेकंड में भी 4 मीटर चला है. तो यहाँ पर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी v बराबर हो जाएगी किसके, v बराबर हो जाएगी 4i मीटर पर सेकेंड, जो कि मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस है. ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जिसमें वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज. तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल t है. अगर t स्क्वायर होता तो 4 एक्सलेटेड है, लेकिन उसमें भी कांस्टेंट एक्सलेशन है. ठीक है ना. तो कहीं भी इस तरह की कोई बात आ जाए तो पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी है, और सेकंड डेरिवेटिव अभी क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे. तो आप देख लीजिए. ठीक है ना. ओके,
तो कहीं कुछ रहा नहीं। अब मान लेते हैं, सपोज ये कि अगर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं, नीट का है ये, 2016 का है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देख, इफ, सीधे सीधे कहते हैं, इफ दे a position, if the velocity of a particle, of a particle, of a particle, of a particle varies with time, यहां पर कह सकते हैं, ऐसा कह लीजिए, if the velocity of a particle are moving along x-axis varies with time according to the equation v equal to at, v equal to at प्लस bt का स्क्वायर, where a and b are a constant, where a and b are constant, a और b कैसे हैं, constant। फिर आप देखिए कि if the velocity of the particle moving along x-axis varies with time according to the equation at plus bt का स्क्वायर, then a distance covered by the particle in a time interval t equal to 1 to t equal to 2 will v। तो कुछ रहा नहीं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मोशन आपने कहा कि अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, तो हम जानते हैं कि सिंस dv बाई dx बाई dt ये भी हुआ करता है, इसलिए dx बराबर हो जाएगा v इंटू dt, ओके, v इंटू dt, और v हमारे हाथ में है 80 प्लस bt का स्क्वायर dt। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए आप कि if velocity of a particle moving along x-axis varies with time according to the equation at plus bt square, जहां पर a और b क्या हैं, constants हैं, the distance covered by the particle in time interval t equal to 2 to t equal to 1 to t equal to 2 will be, ओके। तो यहां पर अगर हम इसमें कह देते कि v मीटर पर सेकंड और t सेकंड में कह देते, तो यहां पर हम सेकंड और सेकंड लिखते, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, ओके। अब जो आपका फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन का बनेगा, यहां पर हम लिख दिए हैं, और इसको लिख सकते हैं, dx इक्वल टू, इसको इसके साथ करेंगे 80 dt और प्लस b t स्क्वायर dt, ओके। अब हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, चाहते हैं डिस्टेंस, चाहते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 1 to 2 तक, ओके, 1 to 2 तक, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और 80 टी को इंटीग्रेट करेंगे 1 सेकंड से 2 सेकंड,
आर टी डी टी प्लस बी कांस्टेंट है 1/2 r2 आर टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला हुआ करता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, ये बराबर होता है x टू दी पावर n+1 बाई n+1। और अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लेकिन अगर यही f डैश x और a टू b कर दिया जाए dx, तो ये हो जाता है fx डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, इसका ये हो जाएगा इक्वल टू अपर लिमिट एफ बी माइनस साइन फॉर्मूला का है एफ ए, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ओके, ये बराबर हो जाए a, और t की पावर 1 है तो 1+1 तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 1 2 प्लस b, और t स्क्वायर 2+1 3 तो t क्यूब बाई 3, 1 2 और 2, ओके। इसको मैंने बाहर ले लिया है हाफ a, ओके, और सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस ये बाहर ले लिया 1/3 और b और 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 टू पावर 3, ओके, ये बराबर हो जाएगा 1/2 a और 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 और प्लस 1/3 b t क्यूब 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, ओके, ये बराबर हो जाएगा और 3/2a, ये बराबर हो जाएगा प्लस 7/3 अब b हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in time interval t equal to 1 second to t equal to 2 second। तो रहा नहीं कहीं पर भी कुछ भी बाई चांस आपसे इस तरह की कोई क्वेश्चन कर रही है, नीट का है। और अगर हम क्वेश्चन नीट का करते हैं, फिर एक बार आप देख लीजिए, इन्होंने आपसे कहा है कि जो v है, v ये वेरी कर रहा है कैसे, v वेरी कर रहा है 80 प्लस bt स्क्वायर, जहां पर a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। तो हम जानते हैं कि ये dx बाई dt है, इसलिए dx बराबर हो जाएगा at dt जो कि यहां लिखा है, और यहां हो जाएगा bt स्क्वायर dt जो यहां लिखा है, और इसको जब हम इंटीग्रेट पावर 1 है तो 1 में 1 जुड़ती है तो t स्क्वायर बाई 2 1 to 2 t क्यूब बाई 3 चूंकि 2+1 बाई 2+1 3, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/2a। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, ये 3 बाहर आ जाएगा 1/3b, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो 7/3 भी, और यहाँ 3/2 a हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ है नहीं। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी है उसको हम अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ओके। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है यानी पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो किसी कॉर्ड का स्लोप करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी दे जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे जाएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज स्पीड दे जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप आपको स्पीड दे जाएगा।
अगर टेंजेंट का स्लोप बढ़ता है तो निश्चित रूप से पार्टिकल मोशन में एक्साइटेड मोशन हो सकता है। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है, और अगर चाहें क्वेश्चन करने के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, x टू द पावर n की पावर n का इंटीग्रेशन हुआ करता है x टू द पावर n प्लस 1। जैसे कोई आपसे कह दे कि x dx तो 1 पावर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। dx कह दे तो dx में ध्यान रखिएगा इसके पास 1 होता है हमेशा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx। तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 तो ये x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dv ये v हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp ये p हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw ये w हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके साथ हमेशा 1 है, इसके साथ 1 है, और 1 का मतलब होता है कि x की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 हमेशा 1 आता है। तो ये सब फार्मूला है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें आप इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, और डैश जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो f डैश, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो fx हो जाएगा। ये लोअर लिमिट है, ये इसको अपर लिमिट कहा करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर इसके पास निगेटिव आएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दे, ठीक है ना। ओके।